नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चले खबरों के सफर को शुरू करते हैं। ये जादूगर की जादूगरी। जहां गहलोत के विश्वस्त महेश जोशी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बंगाल में चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। प्रत्याशी चयन में रहेगी महेश जोशी की महत्वपूर्ण भूमिका। ऐसे में डॉक्टर महेश जोशी के सामने अब बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री गहलोत के भरोसे पर खरा उतरने की चुनौती उनके सामने है। अलबत्ता महेश जोशी को माना जाता है एक रिजल्ट ओरिएंटेड नेता और ऐसे में उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जादूगर की जादूगरी है जो गहलोत के विश्वस्त महेश जोशी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। बंगाल में चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है डॉक्टर महेश जोशी को। प्रत्याशी चयन में महेश जोशी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और ऐसे में डॉक्टर महेश जोशी के सामने अब बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री गहलोत के भरोसे पर खरा उतरने की चुनौती उनके सामने है। अलबत्ता महेश जोशी को माना जाता है एक रिजल्ट ओरिएंटेड नेता। गठबंधन की राजनीति में कमजोर पड़ रही कांग्रेस। सीट शेयरिंग में बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में नुकसान हो रहा है। बिहार में खराब प्रदर्शन का खामियाजा उठाना पड़ रहा है कांग्रेस को। जिन राज्यों में पार्टी छोटे भाई की भूमिका में, वहां कांग्रेस पर दबाव बढ़ा है। राजनीतिक दल कांग्रेस को गत विधानसभा चुनाव से भी कम सीट ऑफर कर रहे हैं और यही वजह है कि अभी तक तमिलनाडु में सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। इंतजार इसी को लेकर किया जा रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग में बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में नुकसान कांग्रेस को होता नजर आ रहा है। बिहार में खराब प्रदर्शन का खामियाजा उठाना पड़ रहा है कांग्रेस को और जिन राज्यों में पार्टी छोटे भाई की भूमिका में है, वहां कांग्रेस पर दबाव बढ़ा है। राजनीतिक दल कांग्रेस को गत विधानसभा चुनाव से भी कम सीट इस बार ऑफर कर रहे हैं और यही वजह है कि अभी तक तमिलनाडु में सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। पीएम मोदी की बंगाल रणनीति वाया बांग्लादेश। बांग्लादेश में मतुआ समुदाय के तीर्थस्थल का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 70 से अधिक सीटों पर प्रभाव रखता है ये मतुआ समुदाय। मतुआ समुदाय के वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए भाजपा ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। मतदान से पहले दिन 26 मार्च को मोदी होंगे बांग्लादेश के सफर पर। 27 मार्च को बांग्लादेश के गोपालगंज के टुंगीपाड़ा जाएंगे पीएम। वे बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर का भी वो दौरा करेंगे। लगे हाथ मतुआ समुदाय के धर्मगुरु हरिचांद ठाकुर की जन्मस्थली भी जाएंगे। मतुआ समुदाय के तीर्थस्थल गोपालगंज के उड़ाकांदी का भी दौरा करेंगे पीएम। हरिचांद गुरचांद ठाकुर को श्रद्धांजलि देते हैं तो मतुआ वोट जीतना भी यहां पर आसान होगा, क्योंकि आज तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री यहां नहीं गया है और इस तरह से बांग्लादेश के सफर पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतदान के पहले दिन यानी कि 26 मार्च को मोदी बांग्लादेश का सफर करेंगे। मतुआ समुदाय के वोट बैंक को आकर्षित करने की यहां पर कोशिश और भाजपा ने ये मास्टर स्ट्रोक खोला है और इसी के तहत ही बांग्लादेश का ये अहम दौरा है। बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर का दौरा करेंगे। मतुआ समुदाय के धर्मगुरु हरिचांद ठाकुर की जन्मस्थली भी जाएंगे पीएम। तो मतुआ समुदाय के तीर्थस्थल गोपालगंज के उड़ाकांदी का भी पीएम दौरा करेंगे। हरिचांद गुरचांद ठाकुर को श्रद्धांजलि देते हैं तो मतुआ वोट जीतना भी लगभग आसान होगा, क्योंकि आज तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री वहां नहीं गया। गुलाम नबी आजाद को क्या दे सकती है कांग्रेस? आजाद की सियासत से कांग्रेस ही हैरान परेशान है। आखिर आजाद ने कुछ नेताओं को जोड़ किस मकसद से ऐसी राजनीति की, जबकि आजाद अच्छी तरह जानते हैं पार्टी उन्हें कुछ भी देने की स्थिति में अभी नहीं है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री द्वारा आजाद की तारीफ भी अब कोड़ में खाच का काम कर रही है। मोदी आजाद की ऐसी केमिस्ट्री देख कांग्रेस आला कमान अब अलर्ट हो गया है। हालांकि आजाद के साथ जुड़े पांचों नेता भी पार्टी में किसी न किसी पद पर मौजूद हैं और इसलिए आजाद को अब हर मसले में और सावधान रहने की भी यहाँ पर जरूरत है। सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस क्या दे सकती है गुलाम नबी आजाद को? आजाद की सियासत से कांग्रेसी बेहद हैरान और परेशान है। आखिर आजाद ने कुछ नेताओं को जोड़ किस मकसद से ऐसी राजनीति की है, ये सवाल सबके जहन में। जबकि आजाद अच्छी तरह जानते हैं कि जनता पार्टी उन्हें कुछ भी देने की स्थिति में अभी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं दे सकती पार्टी उन्हें। दूसरी ओर प्रधानमंत्री द्वारा आजाद की तारीफ भी अब कोड़ में खाच बन रही है। मोदी आजाद की ऐसी केमिस्ट्री देख कांग्रेस आला कमान भी अलर्ट हो गया है। हालांकि आजाद के साथ जुड़े पांचों नेता अभी पार्टी में किसी न किसी पद पर तो मौजूद हैं और इसलिए आजाद को अब हर मसले में और सावधान रहने की भी जरूरत है। कांग्रेसी असंतुष्टों का G23 अब केवल G7 है। पार्टी आलाकमान के प्रयासों का यहां पर गजब ही असर दिख रहा है। G23 समूह का दूसरा नाम जम्मू ग्रुप हो गया है G7। मुकुल वासनिक, वीरप्पा मोइली, पृथ्वीराज चव्हाण, अखिलेश सिंह आदि G23 से अलग हो चुके हैं, क्योंकि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें विभिन्न राज्यों में बड़ी जिम्मेदारी दी है।
चिट्ठी पर दस्तखत करने वाले शशि थरूर भी अब केरल चुनाव में बिजी हैं। तो केरल के दूसरे नेता पीजे कुरियन भी पार्टी के निर्देशानुसार चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी आलाकमान के डैमेज कंट्रोल ने G7 की चिंता अब बढ़ा दी है, जो कि G23 से अब G7 ही रह गया है। कांग्रेसी असंतुष्टों का अब केवल G7 है, क्योंकि पार्टी आलाकमान के प्रयासों का ही यहाँ पर गजब असर देखने को मिला है, जब G23 समूह का दूसरा नाम जम्मू ग्रुप हो गया है G7। मुकुल वासनिक, वीरप्पा मोइली, पृथ्वीराज चौहान, अखिलेश सिंह आदि G23 में शामिल थे, लेकिन अब वो अलग हो चुके हैं, क्योंकि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें विभिन्न राज्यों में बड़ी जिम्मेदारियां दे दी। चिट्ठी पर दस्तखत करने वाले शशि थरूर भी अब केरल चुनाव में बिजी हो चुके हैं। तो केरल के दूसरे नेता पीजे कुरियन भी पार्टी के निर्देशानुसार चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी आलाकमान के डैमेज कंट्रोल ने G7 की अब चिंता बढ़ा दी है। असम विधानसभा चुनाव अब बना त्रिकोणात्मक। चुनाव से पहले बदल रही असम की सियासत। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने कांग्रेस से गठबंधन किया है। बीपीएफ नेता हाग्रामा मोहिलारी की पकड़ अब काफी मजबूत हो गई है। राज्य में बीपीएफ ने एनडीए का साथ छोड़ अपना माहौल बदला है, क्योंकि बीपीएफ भाजपा गठबंधन को बड़ी टक्कर यहां पर देकर कांग्रेस और अजमल के साथ आने से भी यहां पर ताकत बढ़ गई है और कहीं ना कहीं एनडीए के लिए जरूर ये खतरा बन सकते हैं। असम विधानसभा चुनाव अब त्रिकोणात्मक हो गया है, क्योंकि चुनाव से पहले यहाँ की सियासत बदल चुकी है। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने अब कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। बीपीएफ नेता हाग्रामा मोहिलारी की पकड़ काफी मजबूत हो गई है। यहाँ पर राज्य में बीपीएफ ने एनडीए का साथ छोड़कर यहाँ का माहौल बदल दिया है, क्योंकि बीपीएफ भाजपा गठबंधन को अब बड़ी टक्कर देगा, ये भी तय माना जा रहा है। कांग्रेस और अजमल के साथ आने से भी ये ताकत असम में बढ़ चुकी है। प्रदेश में 10% बढ़ सकता है पानी का बिल। जलदाय विभाग नए टैरिफ का प्रस्ताव भेजेगा मुख्यमंत्री कार्यालय। 15,000 लीटर तक के जल उपयोग पर भी सीवरेज चार्ज लागू करने की कवायद यहां पर की जा रही है। 2017 के बाद नई टैरिफ लागू करेगा जलदाय विभाग। अप्रैल से बिल में 10% की यहां पर वृद्धि भी देखने को मिल सकती है और ऐसा माना जा रहा है कि 10% की बढ़ोतरी यहां पर हो सकती है, जो कि अप्रैल से लागू की जा सकती है। 10% बढ़ सकता है पानी का बिल। जलदाय विभाग नए टैरिफ का प्रस्ताव अब मुख्यमंत्री कार्यालय भेजेगा। 15,000 लीटर तक के जल उपयोग पर भी सीवरेज चार्ज लागू करने की यहां पर कवायद की जा रही है। 2017 के बाद नई टैरिफ लागू करेगा जलदाय विभाग। अप्रैल से बिल में 10% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। राहुल गांधी ने आपातकाल को गलत बताया और कहा कि देश में आपातकाल लगाना गलत फैसला था। आज जो हो रहा है वो भी गलत है। आरएसएस मौलिक रूप से गलत कर रहा है। संस्थानों में अपने लोग भर्ती कर रहा है आरएसएस। कांग्रेस ने संस्थाओं का लाभ उठाने का प्रयास कभी नहीं किया। पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र जरूरी है। हमारी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। तो ये अहम बातें हैं जो राहुल गांधी ने कही। आपातकाल को लेकर उन्होंने कहा कि आपातकाल गलत है और उन्होंने साथ ही कहा कि देश में आपातकाल लगाना गलत फैसला था उस वक्त। आज जो हो रहा है वो भी गलत है। आरएसएस मौलिक रूप से गलत कर रहा है। संस्थानों में अपने लोग भर्ती कर रहा है आरएसएस। कांग्रेस ने संस्थानों का लाभ उठाने का प्रयास कभी भी नहीं किया। पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र जरूरी है और हमारी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। इधर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केंद्र पर निशाना साधा है। केरल में कांग्रेस से संबद्ध थिंक टैंक की बैठक में उन्होंने कहा, नोटबंदी के बेवकूफीपूर्ण निर्णय से ये बेरोजगारी फैली है। इनफॉर्मल सेक्टर हुआ है पूरी तरह तहस नहस। केरल के पर्यटन उद्योग पर भी भारी संकट आने के यहाँ को लेकर उन्होंने चेताया है और साथ ही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व देशी टूरिज्म घट रहा है और ये गति आगे भी जारी रहेगी। तो ये अहम बातें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कही, जिससे लेकर उन्होंने केंद्र पर निशाना साधा। केरल में कांग्रेस से संबद्ध थिंक टैंक की बैठक में उन्होंने ये अहम बातें कही। कहा कि नोटबंदी के बेवकूफीपूर्ण निर्णय से ही आज बेरोजगारी फैली है। इनफॉर्मल सेक्टर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। केरल के पर्यटन उद्योग पर भी इसका भारी संकट आने को लेकर उन्होंने चेताया भी है और साथ ही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व देशी टूरिज्म घट रहा है और ये गति आगे भी जारी रहेगी। मिथुन सौरभ दा के भाजपा में शामिल होने की अटकलें। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी की 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड में रैली होगी। दोनों दिग्गजों के रैली में शामिल होने की यहां पर अटकलें तेज हो चुकी है। बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार प्रसेनजीत चटर्जी के भी आने की चर्चा है। तो वहीं बंगाल भाजपा प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने भी इससे लेकर बयान दिया और कहा कि सुना है सौरभ गांगुली अभी आराम कर रहे हैं, लेकिन वार्म अप के लिए नेट प्रैक्टिस करने आ ही सकते हैं।
हालांकि गांगुली परिवार की तरफ से इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है, उनके शामिल होने की कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन जरूर बयानों में दूसरे नेता ये कह रहे हैं। तो मिथुन और सौरभ दा के भाजपा में शामिल होने की अब अटकलें तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड में एक रैली होगी। दोनों दिग्गजों की रैली में शामिल होने की भी अटकलें यहां पर तेज है। बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार प्रसेनजीत चटर्जी के भी आने की चर्चा हो रही है इस रैली में। बंगाल भाजपा प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने इसे लेकर बयान दिया और कहा कि सुना है सौरभ गांगुली अभी आराम कर रहे हैं, लेकिन वार्म अप के लिए नेट प्रैक्टिस करने आ ही सकते हैं। हालांकि गांगुली या परिवार की तरफ से इसे लेकर कोई पुष्टि अभी नहीं की गई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कई पहलू हैं। असम बंगाल के ईसाइयों ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है। एआईसीटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से भेंट की और कहा 1 अप्रैल को मतदान ना हो। 1 अप्रैल गुड फ्राइडे से एक दिन पहले मॉन्डी थर्सडे है। मॉन्डी थर्सडे कैथोलिक्स के लिए बहुत पवित्र दिन है और अतः इस दिन मतदान रखना उचित नहीं है और ये आग्रह किया है कि इस तारीख को मतदान ना रखा जाए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके भी कई पहलू नजर आ रहे हैं। असम बंगाल के ईसाइयों ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है। एआईसीटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से भेंट की, मुलाकात की और अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल को मतदान ना हो तो बेहतर है। 1 अप्रैल गुड फ्राइडे से एक दिन पहले मॉन्डी थर्सडे है। मॉन्डी थर्सडे कैथोलिक्स के लिए बहुत ही पवित्र दिन होता है और इस दिन मतदान रखना उचित नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। प्रशांत किशोर को लेकर भाजपा ने टीएमसी पर तंज कसा है। पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर के प्रधान सलाहकार बनने पर तंज कसा और कहा कि क्या दीदी का साथ छोड़ गए प्रशांत किशोर। पंजाब कैबिनेट ने पीके की नियुक्ति पर यहां मुहर भी लगा दी है। प्रशांत किशोर कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रशांत किशोर को यहां पर दिया गया है। तो तंज अब कसा जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जो अक्सर देखने को मिलता है और अब प्रशांत किशोर को लेकर भाजपा ने टीएमसी पर तंज कसा है। पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर के प्रधान सलाहकार बनने पर यह तंज कसा। उन्होंने कहा कि क्या दीदी का साथ छोड़ गए हैं प्रशांत किशोर। पंजाब पहुंच गए हैं। पंजाब कैबिनेट ने पीके की नियुक्ति पर यहां मुहर भी लगा दी है। प्रशांत किशोर कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्रशांत किशोर को दिया गया है। इधर आजाद के तेवर से कश्मीर कांग्रेस में चिंता है। कश्मीर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने राहुल गांधी से भी इसे लेकर मुलाकात की। गुलाम नबी अहमद मीर रजनी पाटिल ने दिल्ली में यह भेंट की है। इस दौरान पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में G23 समूह के नेताओं की बैठक के संदर्भ में ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। तो आजाद के तेवर से कश्मीर कांग्रेस में चिंता है। कश्मीर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने राहुल गांधी से मुलाकात की। गुलाम नबी अहमद मीर रजनी पाटिल ने दिल्ली में भेंट की है, राहुल गांधी से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में G23 समूह के नेताओं की बैठक के संदर्भ में ये मुलाकात काफी अहम है और इसलिए भी है क्योंकि G23 से G7 हो चुके हैं ये। लेकिन आजाद के तेवर जिस तरह से अभी भी तल्ख है, कश्मीर कांग्रेस में इसे लेकर चिंता है और अपनी इसी चिंता को जाहिर करने के लिए कश्मीर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने राहुल गांधी से मुलाकात की। गुलाम नबी अहमद मीर रजनी पाटिल दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, भेंट की और इस दौरान पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। चिंता कश्मीर में हो रही है, कश्मीर कांग्रेस को हो रही है। इस तरह के तल्ख तेवर गुलाम नबी आजाद के देखते हुए जम्मू कश्मीर में G23 समूह के नेताओं की बैठक के संदर्भ में इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है केंद्र सरकार को फटकार। सभी पुलिस थानों में अब तक सीसीटीवी क्यों नहीं लगे। पुलिस हिरासत में प्रताड़ना के कई मामले सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर को ये आदेश जारी किए थे। हर पुलिस थाने में सीसीटीवी लगाना यहां पर अनिवार्य है। सीबीआई, एनआईए, ईडी, एनसीआर, डीआरआई, एसएफआईओ पर ये आदेश लागू होंगे। जहां भी होती है पुलिस पूछताछ वहां सीसीटीवी जरूरी होगा और इस मामले में केंद्र की बहानेबाजी स्वीकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सभी पुलिस थानों में अब तक सीसीटीवी क्यों नहीं लगे हैं, ये अहम सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किए। केंद्र सरकार को इसे लेकर फटकार लगाई है। पुलिस हिरासत में प्रताड़ना के कई मामले सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर को जारी किए थे इसे लेकर आदेश और हर पुलिस थाने में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। सीबीआई, एनआईए, ईडी, एनसीआर, डीआरआई, एसएफआईओ पर यह आदेश लागू होते हैं और जहां भी पुलिस पूछताछ होती है वहां सीसीटीवी जरूरी है। इस मामले में केंद्र की बहानेबाजी स्वीकार नहीं है, ये अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। फटकार भी यहां पर केंद्र सरकार को लगाई कि आखिर निर्देशित किए जाने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद भी अब तक सभी पुलिस थानों में
सीसीटीवी क्यों नहीं लगे हैं। पुलिस हिरासत में प्रताड़ना के कई मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर 2 दिसंबर को आदेश जारी किया था, लेकिन इसे अब तक अमल में नहीं लाया गया। हर पुलिस थाने में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा, ये हम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। साथ ही कहा कि सीबीआई, एनआईए, ईडी हो, एनसीआर हो, डीआरआई हो या एसएफआईओ हो, इस पर भी आदेश लागू होता है। जहां भी पुलिस पूछताछ होती है वहां सीसीटीवी जरूरी होगा। इस मामले में केंद्र की कोई भी बहानेबाजी स्वीकार नहीं होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में। चलिए बढ़ते आगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में घमासान जारी है, लेकिन विभिन्न पार्टियों का एक तीसरा मोर्चा भी मौजूद है। कांग्रेस वामपंथी पार्टियों के साथ इंडियन सेक्युलर फ्रंट है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नेता पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ की दरगाह के मौलवी है सिद्दीकी। क्या सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए सिद्दीकी से तालमेल है? ये क्या अहम सवाल यहाँ पर उठ रहा है और इससे कांग्रेस वामपंथियों का सेक्युलरिज्म अब सवालों के घेरे में आ चुका है। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अब चुनावी घमासान जारी है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में घमासान देखने को मिल रहा है, लेकिन विभिन्न पार्टियों का एक तीसरा मोर्चा भी पश्चिम बंगाल में मौजूद है। कांग्रेस वामपंथी पार्टियों के साथ इंडियन सेक्युलर फ्रंट है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नेता पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं। हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ की दरगाह के मौलवी है सिद्दीकी। अब सवाल ये कि क्या सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए सिद्दीकी से तालमेल किया जा रहा है? इससे कांग्रेस वामपंथियों का सेक्युलरिज्म भी सवालों के घेरे में। अब स्पष्ट आकार लेने लगा है कांग्रेस का असंतोष। कांग्रेस के 23 नेताओं ने सोनिया को पत्र लिखा था। अब मीडिया में G23 के नाम से चर्चित हो रहे नेता गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा से रिटायर होने के बाद एक साथ जम्मू दौरे पर थे। G23 में शामिल कई नेता अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सम्मेलन करेंगे। ये G23 नेता परिस्थितियों का आकलन करने में अब कांग्रेस का नेतृत्व जुटा हुआ है कि क्या परिस्थितियां मौजूदा बन रही हैं, लेकिन अब स्पष्ट आकार लेने लगा है कांग्रेस का असंतोष, ये नजर आ रहा है। कांग्रेस के 23 नेताओं ने सोनिया को पत्र लिखा था। अब मीडिया में G23 के नाम से चर्चित हो रहे हैं ये नेता। गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा से रिटायर होने के बाद एक साथ जम्मू दौरे पर थे ये सभी। G23 में शामिल कई नेता अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सम्मेलन करेंगे। परिस्थितियों का आकलन करने में ही अब कांग्रेस नेतृत्व जुटा हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस की रणनीति यहां पर देखने को मिल रही है। एक साथ सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करेगी टीएमसी। उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने की यहां पर कवायद भी जारी है। युवाओं पर फोकस किया जा रहा है। 35% उम्मीदवार यहां पर महिलाएं होंगी। ज्यादातर नए चेहरों को मैदान में उतारने पर भी विचार कर रही है टीएमसी। भाजपा के हमले से निपटने की तैयारी में भी तृणमूल कांग्रेस यहां पर जुटी हुई है। लगातार कोशिश यही है अपने उम्मीदवारों को तलाशने की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब टीएमसी रणनीति बना रही है। रणनीति एक साथ सभी 294 सीटों पर घोषित करेगी अपने उम्मीदवार, यानी कि टुकड़ों में यहाँ पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए जाएंगे, टुकड़ों में यहाँ पर सूचियां नहीं आएगी। टीएमसी की एक रणनीति यहाँ पर बन चुकी है कि सभी 294 सीटों पर एक साथ उम्मीदवार घोषित करेगी टीएमसी। उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने की कवायद भी यहाँ पर जारी है। हालांकि फोकस यहाँ पर युवाओं पर रहेगा। 35% उम्मीदवार यहाँ पर महिलाएं होंगी, ये फोकस रहेगा। ये क्राइटेरिया टीएमसी ने यहाँ पर तय कर लिया है कि हम 294 में एक साथ उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन ये 294 उम्मीदवार होंगे कौन? फोकस पूरी तरह से युवाओं पर टीएमसी कर रही है। इसके अलावा 35% उम्मीदवार महिलाओं को रखेगी। ज्यादातर नए चेहरों को मैदान में उतारने पर भी विचार यहाँ पर किया जा रहा है। भाजपा के हमले से निपटने की तैयारी में तृणमूल जुटी हुई है, क्योंकि एक तरफ तो भाजपा का हमला, दूसरी तरफ उम्मीदवार चयन। उम्मीदवार भी ऐसा चाहिए जो जिताऊ हो, जिसमें फोकस अब पूरी तरह से टीएमसी कर रही है। 294 उम्मीदवारों को एक साथ उतारेगी, यानी कि एक ही सूची में ये सभी 294 उम्मीदवार आएंगे, लेकिन वो उम्मीदवार कौन होंगे तलाश उन्हें लेकर जारी है। कोशिश यही है कि नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया जाए, नए चेहरे मैदान में उतारे जाए। युवाओं पर फोकस रहेगा, तो साथ ही 35% यहाँ पर महिलाओं की हिस्सेदारी रहेगी, यानी महिलाओं को टिकट दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ भाजपा के हमले से निपटने की भी तैयारी में जुटी है तृणमूल कांग्रेस। इधर गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री। नगर निगम, नगर पालिका, तालुका पंचायतों में आपकी एंट्री हो चुकी है। सौराष्ट्र में आम आदमी पार्टी के 26 प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीते हैं। जिला पंचायत में 2, नगर पालिका में 2 सीटें आपने जीती हैं। तालुका पंचायत की 20 सीटों पर आप उम्मीदवारों ने कब्जा कर लिया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के तेजी से उभरने का भी यहाँ पर संकेत मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की धमक से कांग्रेस में भी अब चिंता कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी तक बीजेपी और कांग्रेस थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से जीत इस बार दर्ज की है गुजरात में, जिस तरह से एंट्री की है, उसके बाद अब कहीं ना कहीं चिंता कांग्रेस के लिए भी बढ़ चुकी है। गुजरात में नगर निगम, नगर पालिका, तालुका पंचायतों में आपकी एंट्री हो चुकी है।
सौराष्ट्र में आम आदमी पार्टी के 26 प्रत्याशी हैं जो चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा अगर जिला पंचायत की बात करें तो 2 सीटें जीती हैं, नगर पालिका में 2 सीटें आपने जीत चुकी हैं। तालुका पंचायत की 20 सीटों पर आप उम्मीदवारों का कब्जा है, यानी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार यहां पर कब्जा जमा चुके हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के तेजी से उभरने का ही यहां पर संकेत मिल रहा है, जिस तरह से इन चुनावों में जीत आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को मिल चुकी है। आपकी धमक से कांग्रेस में भी अब चिंता बढ़ी है। देश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शो होगा 2 अप्रैल से मुंबई में। शो मुंबई में 2 अप्रैल से 7 अप्रैल तक होगा। इसमें 750 एग्जीबिटर्स और 18,000 विजिटर्स भाग लेंगे। इसमें देश के 325 शहर और 55 देशों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। राजस्थान से भी करीब 200 ज्वेलर शो का हिस्सा बनेंगे। इसे लेकर तैयारियां भी जारी हैं। देश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शो आयोजित होने जा रहा है। 2 अप्रैल से ये शुरू होगा मुंबई में 2 अप्रैल से 7 अप्रैल तक ये शो होगा। इसमें 750 जहां एग्जीबिटर्स होंगे तो वही 18,000 विजिटर्स भी इसमें भाग लेंगे और इसमें देश के 325 शहर और 55 देशों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। राजस्थान से भी करीब 200 ज्वेलर शो का हिस्सा बनेंगे। अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर है। सैकड़ों बीघा बेशकीमती भूमि से हटाया जा रहा है। यहां पर अतिक्रमण के दौरान विरोध पर पुलिस का डंडा भी उठा है। हल्के बल का प्रयोग कर लोगों को खदेड़ा है पुलिस ने। यहां से मार्बल व्यापारियों में भी कार्रवाई को लेकर रोष नजर आ रहा है। रघुनाथ मंदिर की 63 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाने की यहां पर कार्रवाई की जा रही है। तो अजमेर के किशनगढ़ से ये बड़ी खबर है, जहां अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सैकड़ों बीघा बेशकीमती भूमि से यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। अतिक्रमण के दौरान विरोध पर पुलिस का डंडा भी उठाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हल्के बल का प्रयोग कर लोगों को यहां से खदेड़ा है पुलिस ने। मार्बल व्यापारियों में भी कार्रवाई को लेकर यहां पर रोष है। रघुनाथ मंदिर की 63 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाने की यहां पर कार्रवाई की जा रही है। हल्के बल प्रयोग भी यहां पर पुलिस को करना पड़ा लोगों को यहां से खदेड़ने के लिए। और विधानसभा की कार्रवाई 11 बजे फिर शुरू हुई और बजट पर विधानसभा में इस वक्त वाद विवाद जारी है। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं विधानसभा की कार्रवाई। बुलाकर उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी विराजमान है, मांग करना चाहूँगा कि ऐसी नृशंस हत्या जो व्यक्ति नशा मुक्ति जैसे संवेदनशील मामलों में पैरोकारी करता हो, जो व्यक्ति अपने युवाओं के लिए सही दिशा देने की बात करता हो, जो व्यक्ति अपने गांव को नशा मुक्त कराने का संकल्प लिया हो, उसकी नृशंस हत्या हो जाना और 40 घंटे बाद भी पकड़े नहीं जाना हत्यारों का बड़ी शर्म की बात है। और विशेष करके मैं उस सरकार से, जो सरकार हमेशा गांधीवादी विचारों पर चलने की बात करती है और हमारे स्वर्गीय स्वराज जी को श्रद्धांजलि देती है, उस सरकार के लिए और विशेष करके मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, आज भी उस श्रवण का परिवार और संपूर्ण गांव वहाँ बिलाड़ा के अंदर धरने पे बैठा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा कि उनको परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 10 लाख रुपये दे रहे और परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दे, क्योंकि जो मृतक है श्रवण, उसके पिताजी भी मानसिक रूप के रोगी हैं और अन्य कोई भी सदस्य कमाने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर वक्तव्य दें और शीघ्र ही हत्यारों को गिरफ्तार करें, परिवार को आर्थिक सहायता दें। धन्यवाद। राजेंद्र राठौड़। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में 11,344 निर्वाचित सरपंच पंचायत समितियों को सम्मुख धरना दे रहे हैं। 5 तारीख को पूरे राजस्थान में सारे सरपंच जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद और चलिए 6 न्यूज़ ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।